नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का दिन हर गरीब, मजदूर और बेसहारा व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन कई लोगों की ढेरों अरमानों पर पानी फिर गया था। जी हाँ, आज वही दिन है जिस दिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का स्वाद असली में चखा था। आज डिमोनेटाइजेशन के 7 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 8 नवंबर 2016 ही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे दूरदर्शन पर आकर नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। और उसी दौरान पीएम मोदी ने 500 और 2000 रुपए के नोट आने की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन सवाल ये है कि इसका क्या फायदा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही वापस से 2000 के नोट को क्यों बंद कर दिया गया? क्या इस तरह का खिलवाड़ जनता के हित के लिए सही है? क्योंकि इस नोटबंदी की खबर आते ही देश में ऐसी अफरा तफरी मची कि आम से लेकर खास तक इसके असर से प्रभावित हुआ था। इससे जुड़े घटनाक्रम न केवल देश में बल्कि विदेश में भी महीनों तक सुर्खियों का हिस्सा बने रहे, और आज भी नोटबंदी का वो असर कई लोगों पर देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ने ये नोटबंदी की, इतने लोगों को दुख दिया, जिन्होंने ना जाने कितनी परेशानियों का सामना किया, उनके लिए उस नोटबंदी से सरकार ने क्या किया? आज के इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद है। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, सपा से विवेक पांडे जी और कांग्रेस से सत्यम पांडे जी। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल सत्यम जी आपसे है। नोटबंदी हुई काले धन को वापस लाने के लिए, 500 के नोट बंद किए गए, 1000 के नोट बंद किए गए। उसके बाद अब बात आई 2000 के नोट की शुरुआत करने की। 2000 के नोट शुरुआत भी किए गए, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से पहले 2000 के नोट बंद कर दिए गए। तो भाजपा आखिर करना क्या चाहती है और मंशा क्या है भाजपा की? सत्यम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, हेलो जी। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आज भाजपा के किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। जी देखिए, नोटबंदी भाजपा सरकार की सबसे बड़ी एक घोटालों में शामिल है। आप इतना बस जान लीजिए कि नोटबंदी में देश के नागरिकों को जितनी परेशानियां उठानी पड़ी, जी वो सभी के सामने है। नोट बर्बाद किए गए। आखिर में ये बताइए, नोटबंदी विफल रही जी और ये भाजपा के लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। भाजपा के द्वारा नोटबंदी ही नहीं, अनेक कार्य हैं जो इनके सरकार की ही तरफ विफल रही हैं। नोटबंदी 2000 के नोट इन्होंने चलाया, 1000 और 500 के नोट इन्होंने बंद किया। जी आप बताइए कि 2000 के नोट फिर चलाने का मतलब क्या रहा? उसी समय आपने ठीक है नोटबंदी किया, 1000 500 का नोट बंद कर दिया, फिर आपने 500 का नोट चालू किया, वो तो चल रहा है। इन्होंने क्या किया कि इनके जो मित्र हैं उद्योगपति हैं, पैसे जो है वो 1000 के रुपए में थोड़ा ज्यादा, जैसे ज्यादा पैसा ज्यादा एरिया घेरता था जी और इनके मित्रों को परेशानी होती थी। आज आप देखिए कि नोटबंदी होते ही अडानी जी कहाँ पहुंच गए। जी कारण है ना, लिंक है। अब बताइए, जहां 1000 के गड्डियां रखी जाती थी वहां 2-2 हजार के रखेंगे तो कम एरिया घेरेगा ना। तो ये उद्योगपति जो इनके चुनिंदा उद्योगपति हैं, जी उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने स्टॉक रखने के लिए आज आप देखिए छापेमारियां हर जगह हो रही हैं। छापेमारियां कहाँ हो रही हैं? विपक्ष के घर पे। कोई भी सत्ताधारी दल का नेता के घर छापेमारी नहीं हुआ।
सवाल सरकार ये सबकी है आती है, सबकी जाती है। सत्यम जी ने जितने भी सवाल पूछे हैं और जितनी भी बातें बताई वो कहीं ना कहीं सही है। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे है कि आखिर काले धन को वापस लाने के लिए और जितने भी ये मुद्दे हैं कि काला धन आएगा और भ्रष्टाचार हो रहा था उसको बंद करने के लिए नोटबंदी की गई, लेकिन नोटबंदी का असर क्या हुआ? आखिर आप लोगों ने पहले नोटबंदी की, उसके बाद 2000 के नोट लेकर के आए, उसके बाद फिर वापस से 2000 के नोट बंद कर दिए। करना क्या चाहती है भाजपा आखिर? देखिए सोनाली जी, नोटबंदी के समय ये देखा गया जी जितना धन सरकारी अर्थव्यवस्था में है जी उसी के समानांतर एक अर्थव्यवस्था और चल रही है जिसमें वो पैसा लगा हुआ है जो बैंकों के रिकॉर्ड से बाहर है। नोटबंदी के माध्यम से जो भी बाजार में पैसा था सबको बैंकों के दायरे में लाया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत हुई और बैंक अपने तमाम घाटों से उबर कर पाए। जिस तरीके से तमाम आतंकवादी संगठनों के द्वारा नकली नोट इंडियन करेंसी के यूज किए जाते थे और इसका यूज कश्मीर जैसे क्षेत्रों में पत्थरबाजी में किया जाता था जी इमीडिएट नोटबंदी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये रहा कि जो करेंसी नकली थी बाजार में वो तो खत्म हो गई और बैंकों के पास पैसा आया। भारत की जो सरकारी अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हुई। समानांतर जो अर्थव्यवस्था चल रही थी उसकी कमर टूट गई। अब समानांतर अर्थव्यवस्था से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे एक कर्मचारी जितनी तनख्वाह पाता है, अगर उसकी तनख्वाह 1 लाख है तो पता चला वो 1.5-2 लाख रुपए महीने में ऊपरी कमाई करता था। वो ऊपरी कमाई जो इधर उधर रखता था वो सब उसकी नोटबंदी की वजह से बैंक के दायरे में लाना उसकी मजबूरी हो गई। इससे जो समानांतर अर्थव्यवस्था थी वो ध्वस्त हुई और सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हुई। पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ, जो इंडियन करेंसी की नकल लोग बना करके भारत की अर्थव्यवस्था में छेद करने की कोशिश करते थे, उनके मंसूबे ध्वस्त हुए। ये सब तो किया विवेक श्रीवास्तव जी, आपने ये सब तो किया। चलिए ये सब ठीक है, आपने जो कुछ भी किया, नोटबंदी की, उसके बाद काले धन को वापस लाने की कोशिश की, ये सब कुछ किया, चलिए ठीक है। लेकिन जो इसके बीच में आम जनता की दिक्कतें आई, आम जनता के बीच में जो परेशानियां आई, आप काले धन को वापस लेके आए, लेकिन जनता के लिए क्या किया आपने? जो गरीब मजदूर बेसहारा लोग थे, लाइन में जाकर के वो लगे थे। जब नोटबंदी हुई तो कोई भी नेता लाइन में नहीं दिखाई दे रहा था विवेक श्रीवास्तव जी। कोई भी नेता ना लाइन में लगा था, ना किसी नेता की जान गई, ना किसी अफरा तफरी में उनको चोट लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सवाल आम जनता के बारे में। सोनाली जी, ये सारा काम जो किया गया ये देश की जनता के लिए ही किया गया, उसी के हित में किया गया। ये कोई पैसा भारतीय जनता के हित में कहां से हुआ विवेक श्रीवास्तव जी? जनता के हित में कहां से हुआ? ये काला धन वापस आया, कौन सी जनता के पास गया, कौन सी जनता को मिला? जो लोग लाइन में लगे हुए थे, जो लोग सड़क किनारे सोते हैं, उनके पास अगर ये सब थे तो वो धन वहां पर कहां गया? ये सारे में कौन सी जनता को जो है लाभ मिला है, बताइए। सरकारी, अगर अभी आपने बात की, बैंक का हाल सुधर गया। बैंक के लोग तो वैसे ही पहले से हाल सुधारे रखते हैं और उनका हाल पहले ही ठीक रहता है। बैंक का हाल सुधारने के लिए नोटबंदी कर देंगे और उसके बाद 2000 के नोट आपने दोबारा से बंद कर दिया। आप पूरी बात सुनेंगे? जी सुनेंगी पूरी बात? जी जी, जवाब दीजिए, हम सुनने ही के लिए बैठे हैं आपकी बात ही, हम तो जवाब ही मांग रहे हैं आपसे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जी देखिए, पहली बात, बैंक किस देश के हैं? बैंक कोई विदेश की नहीं है जी। और इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए फेफड़े का काम करते हैं, या कह लीजिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम करते हैं बैंक। इस तरीके से हम कोई सांस लेते हैं और फेफड़े उसको ठीक करके हमारी पूरी बॉडी में प्राणवायु का संचार करते हैं, उसी तरह अर्थव्यवस्था के लिए भारत के बैंक प्राणवायु का काम करते हैं जी। तो बैंकों का मजबूत होना उसी तरीके जरूरी जिस तरह से शरीर के लिए फेफड़े का मजबूत होना जरूरी है। एक चीज, अगर भारत के बैंक डूबेंगे तो ऐसा नहीं कि भारत बचेगा, आगे आ जाइए।
दूसरी चीज, आपने कहा कि गरीब को क्या लाभ हुआ। जी सबसे पहले भारत सरकार ने उन गरीबों के खाते खुलवाए जनधन योजना के तहत जो गरीब बैंक में पैर रखते घबराते थे। उनके खाते बैंक मैनेजरों ने टेंट लगा लगा करके बैंक के बाहर बैठ करके खोले। वो गरीब लोग थे जो रिक्शा चलाते थे, जो किसी के घर में बर्तन मांजते थे, जो कहीं नौकरी करते थे, उनके खाते खुल गए। अब जब 2.5 लाख की लिमिट बनी सोनाली जी, तो तमाम जिनके पास नंबर 2 का पैसा था रईसों को, उनके पास मजबूरी हो गई उन गरीबों की शरण में जाए कि भैया हमारा 2.5 लाख ठीक कर दो। और देश के प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से कहा कि जिसने तुम्हारे खाते में डाला है, नंबर 2 को नंबर 1 करने के लिए रख लो, मत देना। मांगने आए तो कहना मोदी जी को फोन लगाएं जी। हमने गरीब को वो मौका दिया और गरीब को ताकत दी। ये मौका बड़े बड़े था धनपशु, बड़े बड़े श्रीवास्तव जी, ये मौका था, आपने मौका दिया था गरीबों को कि अगर उनकी नोट ना बदली जाए और अगर उनके साथ कोई बैंक वाला दुर्व्यवहार करे, वो लाइन में खड़े रहे, बाहर लंबी लंबी कतारें खड़ी रहे। जो सारी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर नाचती हैं और उससे कोई भी उभर नहीं पाया। विवेक श्रीवास्तव जी, वो मौका था प्रधानमंत्री का। पर्याप्त समय दिया, उसमें किसी को पैनिक होकर के लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। देश की जनता की आबादी कितनी है विवेक श्रीवास्तव जी? विवेक श्रीवास्तव जी, देश की जनता की आबादी कितनी है? उसमें कितने तो ऐसे हैं जिनकी गणना ही नहीं हो पाती है और आप कह रहे हैं कि आपने पूरा मौका दिया है। कौन सा मौका था ये विवेक श्रीवास्तव जी? उतने बैंक है हमारे देश में। और आप जहां तक बात कर रहे हैं बैंक कर्मचारियों की, हम आपको बता दें, अगर बैंक कर्मचारी बैंक में ही काम करता है और अगर उसी के हाथ में ये सारी चीजें हैं तो वो कभी भी लाइन में आकर के नहीं लगेगा कि उनके नोट लाइन में लग करके और तब बदलवाया जाए। विवेक श्रीवास्तव जी, और जहां तक आपने रीढ़ की हड्डी की बात की, देश की रीढ़ की हड्डी की और ऑक्सीजन सप्लाई की, तो इस देश का हर नागरिक यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। विवेक श्रीवास्तव, आपकी आवाज थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही, ठीक कराइए अपनी आवाज। हेलो जी, अपनी आवाज थोड़ा सा ठीक कराइए। प्रॉपर ठीक हो गई है विवेक श्रीवास्तव जी? जी, अब आपको ठीक वॉइस आ रही होगी। हाँ बताएं जी। आप बैंक के लोगों को रीढ़ की हड्डी बता रहे विवेक श्रीवास्तव जी, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला बता रहे। मेरे ख्याल से इस देश का हर एक नागरिक इस देश को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई करता है और अगर वो नागरिक, वो मजदूर, वो लोग, वो जो बेसहारा लोग, गरीब लोग हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो ना बैंक रहेगा ना बैंक के लोग रहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप सोनाली जी, आप बात समझ नहीं पाए। विवेक पांडे जी जवाब दीजिए। व्यवस्था में विवेक पांडे जी जवाब दीजिए। बैंक करते हैं जी। इस देश का हर एक नागरिक अर्थव्यवस्था को बनाने में काम करता है। विवेक श्रीवास्तव जी, इस बात को आपको समझने की जरूरत है, एक तरफा भागने की जरूरत नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप तर्क को कुतर्क की तरफ ले जा रही। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अर्थव्यवस्था में बैंक प्राणवायु फूकने का काम करते। ये तो सत्य बात है कि सारे नागरिक अर्थव्यवस्था की तंत्र हैं, शिराएं हैं, नशे हैं, फ्लक्चुएट सब करते, लेकिन जिस तरह से बैंकों का काम है वो अर्थव्यवस्था पे प्राणवायु देने का काम करते। विवेक पांडे जी, आप कितने सहमत है? विवेक पांडे जी जवाब दीजिए। आप विवेक श्रीवास्तव जी की बातों से कितने सहमत है कि क्या केवल इस देश के बैंक में जो लोग काम करते हैं केवल वही ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो नागरिक है, उनका जो भी किया जा रहा है और जितने काम वो करते हैं उसका कोई काम नहीं आता है देश की तरक्की में? नहीं सोनालिका जी, देखिए मैं तो निवेदन पूर्वक आपकी बातों को, इनकी बातों को सुनने के बाद मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप ही के मंच पे बैठ के भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप ही को तर्क कर रही हैं। तो मैं फिलहाल एक प्रवक्ता होने के नाते इस बात का तो खंडन करूंगा कि किसी भी मंच पे एंकर को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर ये इतना सही निर्णय है तो ये भाजपा की नजर में होगा, क्योंकि वो तो मोदी जी को भगवान का साक्षात अवतार मानते हैं। उनको तो कल की अवतार तक कह दिया गया। अब भगवान जो करेंगे वो तो भाई अंधभक्तों के लिए सब सही ही माना जाता है। लेकिन मैं अब कुछ तथ्यों पे बात कर लेता हूँ। ये जब नोटबंदी की गई उसके बाद 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पे दायर की जाती हैं जो कि इसके विरोध में थी। आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय की एक आरटीआई के माध्यम से ये भी पता चलता है कि 500 रुपए के 8,810.65 मिलियन नए नोट जारी हुए थे, जो कि आरबीआई को मात्र 7,260 मिलियन नोट ही प्राप्त हुए।
तो 1760.65 जिनकी कुल कीमत 28,000 करोड़ रुपए की थी, वो 500 के नोट कहां नदारद हो गए, इसका भी जवाब आज तक ये सरकार ना दे पाई। हाँ, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बातों में घुमा घुमा करके कई प्रेस नोट जारी करवाए गए जिनका कोई तथ्यात्मक इन आंकड़ों के साथ मेल खाता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब उससे भी बड़ी बात, इस देश की पहली नोटबंदी 1954 में हुई, जो कि 1000 रुपए के नोट आए थे, और 1978 में उसे बंद कर दिया गया था प्रायोजित तरीके से। सीएमआई की एक रिपोर्ट आती है नोटबंदी के बाद, जिसमें यह बताया गया कि 4 ही महीने में 15 लाख की नौकरियां, 15 लाख लोगों की, 15 लाख युवाओं की नौकरियां तत्काल प्रभाव से चली गई थी नोटबंदी के बाद। 61,000 करोड़ का नुकसान इस देश के व्यापारिक वर्ग को होता है, व्यापार को होता है। 35,000 करोड़ भारतीय बैंकों को नुकसान हुआ था तत्काल प्रभाव से, जो कि नोटबंदी का फैसला था। अर्थव्यवस्था को 1.28 करोड़ रुपए का नुकसान होता है भारत की अर्थव्यवस्था को। 17,000 करोड़ रुपए नई नोटों को छापने में खर्च हुए थे, और 60 लाख लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीन गया था, जिसको कि ये उपलब्धि मानते हैं। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जनवरी से अप्रैल 2017 के मध्य जो नौकरियों की संख्या 40 करोड़ 50 लाख रह गई थी, वो सितंबर से दिसंबर 2016 में 40 करोड़ 65 लाख थी, जिसमें कि 15 लाख नौकरियां तत्काल प्रभाव से चली गई थी। और उसकी कोई जिम्मेदारी मोदी सरकार नहीं लेती है, क्योंकि मोदी जी आज भी पुरानी पेंशन की मलाई काट रहे हैं। और एक इसी प्रक्रम में मैं बात को आगे बढ़ाऊं, 2021 में लोकसभा में ये बार बार एक बात कह रहे थे आपके सामने कि काले धन पे प्रहार किया गया। अब उसका भी सत्य सुन लीजिए। 2021 में लोकसभा में काले धन पे एक पूछे गए सवाल को लेकर के उनके वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी बताते हैं कि 10 वर्ष में स्विस बैंक में छिपाए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। पीटीआई की एक खबर आई थी, पीटीआई के हवाले से एक खबर आई थी, प्रेस बैंक के खातों में 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है, जो 13 सालों के पूर्व रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। 2014 में यही आंकड़ा 14,000 करोड़ बताया गया था, और मोदी सरकार के आने के बाद यह आंकड़ा 4 साल में 90,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं कि जितने भगौड़े मोदी सरकार में भागे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मोदी सरकार की कृपा बरसी है उनपे। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी भगौड़े भाग गए। सोचिए, इतनी मजबूत व्यवस्था है मोदी सरकार की। और सबसे बड़ी बात, ये उन भगौड़ों को भगाने के पीछे प्रायोजित मंशा यही थी, क्योंकि देश का पैसा निकाल करके इन भगौड़ों ने दूसरे देशों में, दूसरे देशों की नागरिकता लेने में, वहां व्यापार को बढ़ाने में, काला धन वहां पे बनाने में, यहां से काला धन ले जाके वहां लीगलाइज करने में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। उसकी एक नियति है कि आज मोदी सरकार पीएम केयर का भी जवाब नहीं देना चाहती है, आरटीआई के दायरे से बाहर रख दिया। मैं आपको बताऊं, इन सारी डिबेट का सार्थक तत्व तभी सामने आएगा जब मोदी सरकार 3 चीजों पे बात करे। एक, मोदी सरकार के मंत्रियों के पास नोटबंदी होते ही नए नोट कहां से पाए गए थे। पंकजा मुंडे की गाड़ी में 10 करोड़ रुपए के नए नोट पाए गए थे, आपको भी पता है, मीडिया से खबर गायब करवा दी गई। विवेक श्रीवास्तव जी सुनिएगा, मेरी बात आ जाए, मेरी बात बस 10 सेकंड लूंगा, पूरी हो जाए। उसके बाद अमित शाह जी, चूंकि वहां पे सरकारी कॉर्पोरेशन बैंकों के डायरेक्टर चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी जो बैंकों में जो नोटबंदी में नोट बदले गए, उसका आधिकारिक हवाला बता दिया जाए। तीसरी बात, जब तक इस देश के राजनीतिक दल अपने 10 साल के चंदों का हिसाब सार्वजनिक नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए, चाहे वो मेरा राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि 10 साल के चंदों का हिसाब सार्वजनिक करके इस देश की जनता को बताया जाए कि किस राजनीतिक दल ने कितना काला धन किस भगौड़े व्यापारी के माध्यम से, या किस अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, या किस देश विरोधी एजेंसियों के माध्यम से लिया है। क्योंकि 20,000 से ऊपर के विवेक पांडे जी, जानकारी नहीं दी जाती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो छूटने वाली है। जितने भी आरोप लगाए विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। देखिए सोनाली जी, विवेक जी ने अपनी ही बात में एक दूसरे की कार्ड प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने भारत की संसद में कहा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, कि 2021 बैंकों पे जमा धन के आंकड़े हमारे पास नहीं है। फिर ये कहते हैं कि भारत भाजपा सरकार में काला धन बढ़ गया। एक तरफ वित्त मंत्री का आंकड़े कह रहे काला धन बढ़ गया, कौन से आंकड़े कहां से लेके आते हैं ये?
तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें खुद अभी अभी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं जी। तो कम से कम बोलते समय तो इन्हें सावधान रहना चाहिए क्या बोल रहे हैं। नहीं सावधान में तमाम निकलकर आरोप लगाने के लिए ऑफ इंडिया और पीटीआई क्या है और स्विस बैंक ने बाकायदा आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। क्या बात करेंगे, तथ्यों की जानकारी नहीं है, बैठ गए अर्थव्यवस्था पे बहस कर रहे हैं। ये जिम्मेदार प्रवक्ता भारत का बताइए, ऐसी बातें करेंगे। अगर आप गूगल पे ही देख लेते तो आपको मिल जाती है जानकारी। पीटीआई की खबर में भरोसा नहीं करते क्या भाई? आपकी सरकार को कुछ भी बोल के निकल रही है क्या? 15 लाख लाने के बाद तो कर रहा है। अब जब सच्चाई पे बात करें आपके पास स्विस बैंक वाले पहुंचा गए क्या? नहीं आप बताइए ना, पीटीआई को आप नहीं मानते क्या? आपके पीटीआई को नोटिस जारी करिए ना, फिर मोदी सरकार की सभी खराब कर रही है पीटीआई। अरे भाई जारी करिए ना, स्विस बैंक ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए, उसको भी नोटिस जारी करिए। फर्जी की बात करते हैं उससे बात यहाँ बैठ करके केवल विरोधी ताकतों से चर्चा लेते हैं, दाव के तरीके से चर्चा लेते हैं, उसकी जानकारी भी बात कर रहे हैं। जब आप सबसे ज्यादा तो भाजपा ने लिया, सबसे ज्यादा बैंकों में जमा धन के पास कहाँ से आया नोटबंदी के समय इतना पैसा? स्विस बैंक के अकाउंट के समय कुछ हो सकते हैं, जानकारी साझा करें, पीएम केयर को आरबीआई के लाइन जमा सबसे बड़ी आपके पास की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपके पास आएंगे क्या सभा कार्यालय में? अरे आप तो कहीं नहीं, मोदी ऐसे ही घूम रहे हैं ना, फर्जी देश के टैक्स के पैसे से बाहर के झक मारने जाते हैं क्या? जब कुछ काम ही नहीं करने आता है तो, जब कुछ करते ही नहीं है, कोई आंकड़ा ही नहीं आपके पास है तो मोदी जी बात करने क्या जाते हैं भाई? चपड़े करने जाते हैं क्या? सिर्फ इन बातों को क्या जवाब देगा? इसमें आप भी दोनों बात कह रहे हैं। भारत के वित्त राज्य मंत्री सदन में कहा कि हमारे देश का युवा आज रोडों पे है और ये आंकड़ा ही देना। फिर आप कहते हैं कि स्विस बैंकों में धमाधम बढ़ गया, बैठ गए, पता नहीं है, खबरों के बारे में कुछ पता नहीं है, बस मोदी जी ने जो बोल दिया, मोदी जी भगवान है, कल किया आपके पास ज्यादा पता ज्ञान है तो आप बता देना कि भारत बिल्कुल है मेरे पास, बिल्कुल मैं तथ्यों को लेकर के बैठता हूँ, हमारे पास नहीं बैठता हूँ भाई। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि स्विस बैंकों में जमा धन के आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि स्विस बैंकों में जमा धन बढ़ गया, ये किस आधार पे कह रहे हैं? इसका आधार कहाँ से आपके पास है बताइए? दोनों बातें आप कह रहे हैं, आप अपना वक्तव्य तो देखिए आप क्या कह रहे हैं। सवाल ये है विवेक श्रीवास्तव जी, हमारा एक और सवाल है। आपने नोटबंदी की, चलिए वो भी ठीक था, नोटबंदी काले धन को वापस लाने के लिए, आतंकवाद को जो फंड जाता था उसको रोकने के लिए आपने नोटबंदी की, ये भी ठीक था, लेकिन क्या उसके बाद आतंकवाद नहीं हुआ? उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ? आतंकवाद ने अपना जो सारा फैलाव था उसको समेट लिया, उसके बाद किसी तरह के कोई हमले नहीं हुए? और ये काला धन, ये फंड, ये जितनी सारी बातें होती हैं, ये सारी अभी भी जारी हुई हैं। और अगर आपने नोटबंदी की, 2000 के नोट की शुरुआत की, तो दोबारा से 2000 नोट का बंद क्यों कर दिया? 2000 नोट फिर से क्यों बंद कर दिया? मतलब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद आपने फिर से नोट बंद कर दिया, ये किस तरह का रवैया? और जनता इस तरह से कितनी ज्यादा आहत होती है, आप लोग को समझ आता है? इनको अपने किए गए कार्यों पर खुद भरोसा नहीं है, जनता नहीं आहत, ये क्या करेंगे लोग? काला धन रखने वाले चोर आहत होते हैं, जो 2000 के नोटों को काला धन में तब्दील कर रहे थे वो चोर आहत हैं। जो लोग अपने आप को आहत महसूस कर अपने आप को चोरों से जोड़ रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, नोटबंदी से आतंकवाद में कमी आई, फिर उन लोगों ने नए नोटों की भी नकल करने की कोशिश की, ये सिलसिला चलता रहता है। कोई नोटबंदी भारत में पहली बार नहीं हुई है, इसके बाद भी पहले भी बहुत बार हो चुकी है। तो मतलब ये प्रक्रिया जारी रहेगी और इसमें कोई खर्चा नहीं आता। अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बात कर ले तो करेंसी को चेंज करने में बार बार अगर आप चेंज करते रहे तो उसमें कोई खर्चा नहीं आता है, उसमें देश की जनता का कहीं से कोई अहित नहीं होता है। विवेक श्रीवास्तव, निष्कर्ष तो यही निकल के आता है ना आपकी बातों का? खर्चा नेशनल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग वो खर्चा इतना नहीं है, उससे ज्यादा तो लोग नोट की डुप्लीकेसी करके अर्थव्यवस्था में छेद लगा देते हैं, उससे ज्यादा का उस छेद से कमी खर्चा आता है उस छेद को रोकने में। और मतलब अभी आपने जो बात कही जी, तो मतलब इसके बाद हर साल नोट बदलेगा? जैसे अभी आपने 2000 के नोट पहले शुरू किए, फिर बंद कर दिए, फिर अब 2000 के या किसी और चीज के आप नोट शुरू करेंगे, फिर बंद कर देंगे। इसमें कोई इतना खर्चा नहीं आ रहा। विवेक श्रीवास्तव जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, इतना खर्चा नहीं आ रहा। और जहां तक आपने
आम उसके आदमी की लिए दिक्कतों की बात की कि वही उसको अवस्था कोई हो गई दिक्कत थी। नहीं आ रही। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने यही कहा ना कि आम जनता को कोई दिक्कत नहीं आ रही। आम जनता को दिक्कत क्यों नहीं आ रही? उनके पास 2000 के नोट नहीं है, और उनके पास जो 2000 का नोट है वो केवल काला धन है, तो उसको वो बैंक लेकर के नहीं जाएंगे, वो अफरा तफरी में नहीं आएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, नोट है तो उसको बैंक में अलाउ अपने खाते में जमा कर ले, क्या दिक्कत है? तो मतलब आम जनता के पास और कोई काम नहीं है? साल में एक बार नोटबंदी हो, उसके लिए 2-4-10 दिन का समय दे दिया जाए, वो जाए बैंक में लाइन लगाए, उसके बाद उस नोट को बंद करवाए। आम जनता के पास केवल इतना ही काम है, वो और कोई काम ना करे। व्यवस्था को लेकर के आपकी जानकारी बहुत कम है। बैंक आदमी महीने में 2 से 3 विवेक बार श्रीवास्तव जी, हम आपको एक बात बता दें, आप ये बात दोबारा बोल चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, ध्यान से सुनिए, हम आपको एक बात बता दें, अगर हम आपसे यहाँ डिबेट करने बैठे हैं ना, उसके पहले इसका मतलब ये है कि पूरी तैयारी करके और उसके बाद यहाँ बैठे हैं। आपके सामने ऐसे ही नहीं बैठ गए विवेक श्रीवास्तव जी। इस तरह से अर्थव्यवस्था को लेके बहस कर रही, सुना बहस करना पड़ेगा ना, ये बहस का मुद्दा है विवेक श्रीवास्तव जी। साल में 3 बार आप नोटबंदी करेंगे और बहस नहीं किया जाएगा आपसे। दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह आप इतने गुणगान कर रहे हैं, आप जिसकी इतनी गुणगान कर रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं आपकी साल में 3 बार आप लोग नोटबंदी करेंगे, आम जनता को दिक्कत नहीं आती है। आम जनता को कोई दिक्कत, कौन से नेता को इसमें दिक्कत आई है? विवेक श्रीवास्तव जी, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कौन से नेता को दिक्कत आई है? कौन सा नेता गया लाइन में खड़ा हुआ, उसके बाद उसके साथ धक्का मुक्की हुई, हाथ खींचा गया उसके? कौन सी महिलाओं के साथ, कौन सी महिला ऐसी नेता है जिसके साथ दिक्कत हुआ? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। और जहां तक आपने काले धन की बात की, वो बात तो सच है कि क्या केवल काला धन विपक्ष के पास है? काला धन सरकार, भाजपा सरकार के पास काला धन नहीं है? ये सवाल का जवाब दीजिए आप। काला धन जिसके पास होगा उसके पास आपके गवर्नमेंट में काला धन नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना कि एक के बाद कार्रवाई होती चली जा रही है। आप डायरेक्ट सवाल पैनल पर ही उठा देते हैं। आपकी बात क्या सुना जाए विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी बात क्या सुना जाए? आप तो पहले दूसरों को तैयारी करने को बोल देते हैं, आप जवाब देने से कतराते हैं, आप दूसरों पर ही सवाल उठा देते हैं। आपको विवेक पांडे जी, जवाब दीजिए। इनके घोटाला इससे होता नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर भाजपा वास्तव में इतनी संयमित, इतनी राष्ट्रवादी और इतनी ज्यादा देशभक्त है, तो भारत में जो 9 साल 3 महीने में इनके मोदी कार्यकाल में 13,009 करोड़ का जो बैंकों का घोटाला हुआ है, इन्होंने 19-20 में अपनी 4,487 करोड़ की संपत्ति घोषित की, और इस साल सितंबर में इन्होंने 6,064 करोड़ की। एक काम करते हैं विवेक जी, बैंकों को आधा पैसा राजनीतिक दलों के चंदों का दे दिया जाए, ताकि बैंक वापस से इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। भाई भगौड़े भागे, वैसे भी आपके कार्यकाल में आप ला तो किसी को पाए नहीं वापस, लेकिन वीडियो जारी करवाते हैं विपक्षी दलों के लिए विदेशों में बिठा करके लोगों को। तो ऐसा करिए ना, देश की सबसे अमीर पार्टी है, आधा पैसा कम से कम अपने राजनीतिक दल के चंदे का बैंकों को दे दीजिए, ताकि आपका राष्ट्रवादी होना साबित हो जाए। भाई सारे राजनीतिक दल, मैं तो कहता हूं सारे राजनीतिक दल अपने घोषित चंदे की आधी संपत्ति इस देश के बैंकों को दे दे, ताकि जो एनपीए हो रखा है, जो बैंक नुकसान में जा रहे हैं, जो देश में महंगाई बढ़ रही है, उसको नियंत्रित किया जा सके। आप बढ़ाएंगे, आप बताइए। मैं सहमत हूँ, आप आइए, चर्चा करके आइए, फिर इस पे बात करिएगा। अरे क्यों, आप बोलती बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। यही आपका राष्ट्रवाद दिखाती, पाखंडी राष्ट्रवाद केवल, जहां चंदे की बात आएगी वहां बोलती बंद हो जाएगी। ये गोकशी करने वालों से चंदा लेते हैं, स्लॉटर हाउस वालों से 250 करोड़ के चंदे लेते हैं, ये पूछ के बोला करो, कल नौकरी चली जाएगी। आपके निरंतर आरोपों को कोई गंभीरता नहीं लेता। भाई पावर कॉर्पोरेशन का पैसा उठा करके निजी कंपनियों को दे देते हैं। आपके निरंतर बातों को कोई गंभीरता नहीं लेता। लगातार केवल गरीब का बातों के लिए आत्महत्या के बाद मिले, लेकिन भाजपा को पैसा चाहिए। पीएम केयर का हिसाब क्यों नहीं देंगे भाई? अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच कर सकते हैं, पीएम केयर किसी के बाप की जागीर है क्या? इस देश के लोगों ने अगर देश को सहायता करने के लिए पीएम केयर में पैसा जमा किया, उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखने वाले आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं आरटीआई के दायरे से बाहर रखने वाले, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो? सबसे ज्यादा काला धन भाजपा ने शेल कंपनियों के माध्यम से लिया है, और मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन इस बात की जांच करवा देगा, देखिएगा इन पाखंडियों का चेहरा सार्वजनिक हो जाएगा। ये देश के सबसे बड़े देश विरोधी सक्रिय लोग हैं, जिन्होंने पुलवामा जैसी घटना में फाइलों को शांत कर दिया, लेकिन पुलवामा के मुद्दापूर्ण बातों को कोई गंभीरता से ले रहा, आप चिल्लाते रहिए, कौन सुनना आपकी बातों को?
देश मोदी जी के साथ खड़ा है। आप पाखंड का झूठ और अहंकार, आप देश के फैसलों का अपमान कर रहे हैं। आप हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप कौन से मिट्टी के हैं भाई? भाजपा के ही है ना, कीचड़ में खिले थे, कीचड़ में ही समा जाएंगे, आप चिंता ना करिए। अब की बार आपको बिल्कुल बिल्कुल कमल खूब खिल रहा है, खूब कायदे से खिल रहा है। आपकी बातचीत से आपकी निराशा साफ लग रही है। अरे आप देखते जाइए, आपकी देश का युवा, अरे हम तो देख रहे हैं, आप देखिए आपका आगे आगे आगाज क्या हो रहा है। रहे हैं भाजपा के लोग, मतभेद में खाता तो खुला नहीं है आपका, क्यों परेशान है? कल देखिएगा पुलिस कर्मियों को किस तरीके से डायल 100 की महिला कर्मचारियों को कैसे सड़क पे घसीटा। और वी विन, जिस कंपनी को महिंद्रा टेक महिंद्रा से टेंडर लेके दिया है, उसकी ना कोई आधिकारिक वेबसाइट है, ना उसके डायरेक्टर का पता है, ना प्रमोटर का पता है, ना गूगल पे उसकी जानकारी है। एक वी विन नाम की कोई प्लेसमेंट कंपनी मिलती है, वो जम्मू रजिस्टर है। बताइए, जम्मू रजिस्टर है, उसकी कोई जानकारी, मैं पूछता हूँ वी विन की कोई जानकारी दे दे, केवल किसी अधिकारी या नेता सवाल अभी नोटबंदी का है। विवेक पांडे जी, सवाल अभी नोटबंदी का है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक पांडे जी, सवाल नोटबंदी का है। हमारा सवाल केवल यही है, देश के सामने चलने की जानकारी विवेक श्रीवास्तव जी, मुद्दा केवल यही है कि नोटबंदी रोज रोज करना कितना सही है। सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। एक केंद्र में बैठ के सर्कस खेल रहे हैं, एक यहाँ बैठ के सर्कस खेल रहे हैं। एक अपने राज्य को अनाज छोड़ के दूसरे राज्य में प्रचार करते हैं, और उनके राज्य में घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं। बड़ी हास्यप्रद स्थिति बना रखी है पूरे देश में, मजाक बना के रख दिया है। केवल हम प्रचार करें, हम चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़ाएं, आपकी छाती क्यों फटती है? विवेक श्रीवास्तव जी, तो बात करेंगे। पहले कर्मचारी यहाँ पे डायल 100 की बैठ के धरना दे रही है। डायल 100 अभी कोई आपातकालीन स्थिति पड़ जाए, यूपी के नागरिक कहाँ फोन करेंगे? आपके सीओजी पे फोन करेंगे क्या? हेलो विवेक श्रीवास्तव जी, आप जिस जनता की बात कर रहे हैं ना, वो जनता की तस्वीरें और 2016 में हुई नोटबंदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज भी तबाही मचाती हैं। एक बार जाकर के उसे खंगालिएगा। आपने कहा कि जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, और आज भी 2000 के नोट बंद हुए तो जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई। आप एक बार जाकर के सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चेक करिएगा, उसके बाद बताइए। तकलीफ उनको है जिन्होंने इसको जमा कर रखा था घरों में। हमारा सवाल बस यही है, हमें उनके जमा करने से दूसरी आम जनता से सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये है कि आम जनता को जो दिक्कतें हुई उसका जवाब कौन देगा? फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताते चले कि आज 8 नवंबर 2023 को देश में नोटबंदी के 7 साल पूरे हो चुके हैं, और जब हम इस दिन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता लगता है कि नोटबंदी के असर से हम आज भी अलग नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 8 नवंबर 2016 ही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे दूरदर्शन पर आकर नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें देश में 5000 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इसका क्या फायदा हुआ? क्या काले धन की वापसी हुई? और अगर हुई तो वो धन कहां गया? पीएम मोदी के ऐलान के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 2000 रुपए के नोट चलाए थे, जिन्हें महात्मा गांधी न्यू सीरीज ऑफ नोट्स का नाम भी दिया गया। देश में पहली बार 2000 रुपए का नोट आया, और गुलाबी रंग के इस नोट को चलाने के पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ये नोट मुख्य रूप से काम आएगा और लोगों को आसानी होगी। लेकिन वो आसानी कहां हुई? क्योंकि 2023 में 2000 के नोट को दोबारा से बंद कर दिया गया, और 2023 आते ही सब बदल गया। वहीं 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले का ऐलान कर दिया। इस खबर से लोगों को मोदी सरकार की 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी याद आ गई, और इस कदम को मिनी नोटबंदी भी कहा जाने लगा। फिलहाल के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज। हम आपसे फिर मिलेंगे।